लिया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद पुराना वक्फ बिल वापस लिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अपना प्रस्ताव रखेंगे। इसमें वक्फ संपत्ति विधेयक 2014 का प्रस्ताव रखा जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद लोकसभा में यह बिल पेश होने जा रहा है। और देखिए, इस पर लगातार सियासत तेज हो गई। जिस तरीके से असीमित अधिकारों की बात इसमें कही जाती है, उसको लेकर यह माना जा रहा है कि कटौती हो सकती है लंबे वक्त से। हालांकि इस पर विवाद होता रहा है, सभी जानते हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद जब सदन में इसको रखा जाएगा तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल हाय तौबा चारों तरफ मची हुई है। अब केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने की तैयारी में, और ऐसे में विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है। आज इस बारे में बिल पेश किया जा सकता है और बताया जा रहा है कि महिलाओं को भी इसमें अधिकार मिलेंगे। और अगर ये जो नया प्रारूप है वो पेश होगा तो उसमें जिला अधिकारी को बड़ी पावर मिल सकती है। संशोधन के कई प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए तमाम ऐसी चीजें जो राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम मुख्य कार्यधिकारी के और कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। और इस पूरे मसले पर हमारे सहयोगी संदीप खेर ने दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है इस पर उनका, वो आपको पहले सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी। आज वक्फ को लेकर जो एक संशोधन बिल है ये पेश होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि असल मायने में ये कितना मददगार रहेगा वो तमाम मुस्लिम पक्ष के लिए भी और लोगों के लिए भी? देखिए, एक बात एकदम स्पष्ट है कि हमारी मोदी सरकार का ये मानना है कि वक्फ की जो संपत्ति है वो आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम, पिछड़े मुस्लिम के डेवलपमेंट के लिए वो संपत्ति का इस्तेमाल होना चाहिए। वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुले, जिससे कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के को और हम आगे तेज़ी से ले जा पाए। लगातार मुस्लिम समाज से ऐसी हमेशा शिकायतें आती हैं कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा, इलीगल इंक्रोचमेंट, वक्फ की संपत्तियों को गलत तरीके से बेचा जाना, ऐसी बहुत सारी शिकायतें आती हैं। निश्चित तौर पे हमारी मोदी सरकार बहुत संजीदा है हमारे मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा के लिए। और जो संशोधन की चर्चा चल रही है उसमें जो भी सकारात्मक वक्फ के लिए ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, निश्चित तौर पे हमारी मोदी सरकार वो ज़रूर करेगी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना जो नाम है वो जनता की जगह जमीन यानी भारतीय जमीन पार्टी रख लेना चाहिए। ये मुस्लिमों की संपत्ति को छीनना चाहती है, गारंटी दे कि मुस्लिमों की संपत्ति नहीं छीना जाएगी। वो विरोध कर रही है इसका। देखिए, समाजवादी पार्टी को तो अपना नाम कब्जावादी पार्टी रख लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उनके लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने अवैध कब्जे किए और ख़ासतौर पर वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुआ। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है। पक्ष को तो आपने सुन लिया, सरकार तो आपने सुन लिया, उनका क्या कहना है, विपक्ष के सांसदों का क्या कहना है, सांसद संजय सिंह और राजीव राय इस पर क्या कहते हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये वक्फ बिल नहीं है, ये अडानी बिल है। सारी जमीन वक्फ की अडानी को देने की तैयारी है मोदी सरकार के द्वारा, अपने दोस्तों को देने की तैयारी है। अभी आपने देखा 13,000 एकड़ जमीन, सेना की जमीन, अपने दोस्त अडानी को मोदी जी ने अयोध्या में दे दिया, रामदेव को दे दिया, श्री श्री रविशंकर को दे दिया। जब अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में सेना की जमीन नहीं बख्श रहे मोदी जी, तो ये वक्फ बिल मत कहिए, ये अडानी बिल है। ये अडानी और अपने दोस्तों को जमीन देने के लिए मोदी जी ये बिल। सिवाय इससे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये किसी को अपीजमेंट करने के लिए जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता उनको लाकर एक मुद्दा विशेष पर बार बार बात करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। और इस पर ब्रजलाल का भी बयान सामने आया, कुछ और रिएक्शन सामने आए हैं, वो भी आपको सुनाते हैं एक बार। ये बिल पारदर्शी होगा। अब तक जो कानून है और 1995 में जो कांग्रेस ने इसमें संशोधन किया, 2013 में किया, उसके अनुसार कोई भी वो संपत्ति क्लेम कर लें तो आप अदालत नहीं जा सकते, जिलाधिकारी के पास नहीं जा सकते, आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे और ट्रिब्यूनल में भी वही लोग हैं। तो ये संपत्तियां, आज ये हालत है कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे बड़ी जमींदार जो है वो वक्फ है। और किसी संपत्ति को क्लेम, उसका जीता जागता उन्होंने तमिलनाडु का एक गाँव
जहाँ इन्होंने पूरे गांव को जो है कह दिया कि वक्फ की ज़मीन है। वो इस तरह से ये एक माफियागिरी का इसमें कुछ लोगों का अड्डा बन गया है। उस माफियागिरी को ख़त्म करना है, पारदर्शिता लाना है और इस पारदर्शिता से सबके साथ न्याय। हमारी बेसमय से यह मांग थी। हमारी तो मांग वक्फ एक्ट को ही खत्म करने की थी। इस देश में मुसलमानों के तुष्टीकरण के नाम पे जिस तरीके के कानून बनाए गए, 2013 में 4.5 लाख एकड़ ज़मीन होती है वक्फ के पास और 2020, 21, 22 आते आते 9 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ये कहाँ से आ गई? कानूनों के द्वारा इन लोगों ने किसी भी संपत्ति पे हाथ रख दें। आप किसी कोर्ट में हिंदू वकील नहीं रख सकते थे बहस करने के लिए, जज हिंदू नहीं, वक्फ के ही कोर्ट में होगा। और यह कहना कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये कहाँ से, किसने वक्फ किया, कब वक्फ कर दिया? वक्फ का मतलब दान होता है। तो स्वाभाविक था कि ये कानून हिंदुओं को कुचलने के लिए था। तो देखिए, सरकार असल मायनों में इसको पूरी तरह से मददगार मान रही है, लेकिन विपक्षी जो पार्टियां उनके अपने तर्क हैं। तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, जिस तरीके से पक्ष विपक्ष की प्रक्रियाएं सामने आई, प्रतिक्रियाएं सामने आई। अब असल मायने में है क्या ये? इतना हाय तौबा, इतना विवाद इस पर क्यों हो रहा है? फिलहाल सरकार के अपने पक्ष है, विपक्ष अपना पक्ष रख रहा है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बहुत खास पैनल, बहुत खास मेहमान इस वक्त भारत समाचार के स्टूडियो पर मौजूद है। तारुफ करवा देती हूँ, अवधेश पांडे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। सर, बहुत स्वागत है आपका। मनोज यादव मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी से। सर, आपका भी बहुत स्वागत है मनोज यादव जी। शोएब सिद्दीकी जी मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और मौलाना सूफिया निजामी जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पैनल में। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले अवधेश पांडे जी। आज जिस तरीके से इसको लोकसभा में रखा जाएगा, बिल पेश किया जाएगा, तर्क वितर्क बहुत सारे दिए जा रहे हैं, क्या कुछ स्टैंड है? आपको लगता है कि कितना मददगार बिल है ये? एक्ट है ये मुस्लिम समाज की संपत्तियों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसे एक लैंड माफिया संस्था बना दिया। जिस प्रकार से यह कमजोर मुस्लिमों के लिए, पिछड़े मुस्लिमों की बेहतरी के लिए ये बिल बनाया गया था, और उसका दुरुपयोग करते हुए 1995 का जो कानून था, 2013 में कानून का संशोधन करके कांग्रेस ने इसमें असीमित शक्तियां वक्फ को प्रदान कर दी, जिसके आधार पर अब एक लैंड जिहाद टाइप का ये बिल हो गया है और इसमें संशोधन की आवश्यकता है। संशोधन इसलिए भी होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो समानता की बात करते हैं, और वो समानता कहीं इस बिल में नहीं है। इस बिल में एक सर्वोच्च शक्तियां प्रदान कर दी हैं कांग्रेस ने कि किसी भी जमीन को कोई भी हथिया ले, कोई भी कब्जा कर ले और कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार से इसमें जो व्यापक अनियमितता है उसको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की सरकार है वो बिल लेकर के आ रही है। और मोदी जी की जो सरकार है, जो भी अतीत में कांग्रेस की सरकार ने गलतियां की हैं उसको ठीक करके मोदी जी की सरकार बिल ला रही है। मतलब कांग्रेस की गलतियों को आप लोग सुधारना चाहते हैं। किसी को बिल मंजूर है, किसी को ना मंजूर है, समस्या क्या है? जी नहीं, समस्या इसमें मुस्लिम समाज से आने वाली आपत्तियां ही हैं। आप अनेक मामलों में देखेंगे कि कलकत्ता की फातिमा ने किस प्रकार से इसमें आपत्ति दर्ज की। मुस्लिम समाज की अनेक इसमें अनेक आपत्तियां हैं इसमें कब्जे को लेकर के। मुस्लिम समाज खुद इस बिल को लेकर के परेशान है लगातार। जो इसमें कब्जे की एक नियत से ये बिल है और ट्रिब्यूनल में जाकर के उन्हीं के लोग इसमें रहते हैं। ये लगातार मेरिट्स और डिमेरिट्स गिनाए जा रहे हैं कि ये चीजें हैं और इसमें अभी सुधार की नितांत आवश्यकता है। पूरे देश में इस वक्त इस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। आखिरकार समझना आपसे चाहूंगी, कितनी हाय तौबा क्यों मची है इस पर? सूफिया निजामी जी। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप क्या उम्मीद रखेंगे कि वो मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए कोई बिल लाएंगे या मुसलमानों को डिमोलिश करने के लिए और उनकी जायदाद का गबन करने के लिए लाएंगे? तो जग जाहिर है, जो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन बंद करने की हिमायती हों, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर को खत्म करने की हिमायती हों, वो आज मुसलमानों के उत्थान के लिए ये बात कहें कि हम बिल लाएंगे और बिल ला रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी हास्यास्पद गुफ्तगू।
देखिए, 2-3 बातें मैं अर्ज करूंगा और वो बातें अगर लॉजिक के खिलाफ हो तो आप बिल्कुल बराए मेहरबानी उस पर बात करिएगा। पहली बात आप तो कह ये रहे है हैं कि हमने सरकार जो से सोचा हमको था- एतराज है, और 2 दिन पहले फिरंगी महली साहब मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, मुलाकात करते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री के पास जाना तो हमारा संवैधानिक अधिकार है जी। और वो मदरसा इशू को लेकर मुख्यमंत्री के पास अपनी बात रखना, अगर आपको ये भी गवारा ना हो तो आप कह दीजिए कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप के बाहर तो की ये चीज भी है, हम तो उसको भी कानूनी बंद कर तौर देंगे, पर हम लाया बाहर जा भी रहा है, जाएंगे। उस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रही है सरकार का। यही तर्क है कि हम पहले इसको पूरी बात ट्रांसपेरेंट सुन लें, बनाना पहले चाहते पूरी हैं। बात सुन लें। जी, देखिए, ठीक है, आप पहले कहिए। पूरी बात सुन हाँ, लें हाँ, आप। बिल्कुल। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो हमारी किसी बात पर अगर वो नाराज हैं तो वो अपनी बात रखेंगे, जी, मगर जी। आप पूरी बात मुझे रख लेने दीजिए। जी जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने तो ये सोचा था कि जो इतना वावैला मचाया गया कि साहब वक्फ की प्रॉपर्टी पर गबन हो रहा है और खुर्द हो रहा है, लिहाजा ये संशोधन होगा, और हमने ये सोचा कि संशोधन होगा जिसमें ये कहा जाएगा कि चाहे कोई गरीब आदमी हो, अगर उसने वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हो तो उसको आजीवन कारावास होगी, या जिन अडानी और अंबानी पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है उनको भी आजीवन कारावास होगी। ये तमाम चीजें तो होने को न रही, लेकिन उसके बावजूद जो वक्फ के बोर्ड के इख्तियारात थे उनको महदूद कर दिया गया। वक्फ हमारा शरई मसला है, वक्फ हमारा मजहबी मसला है। हम ये मुनासिब नहीं समझते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुसलमान को दाखिल, नॉन मुस्लिम को किसी गैर हिंदू को दाखिल किया जाए, किसी मुसलमान को दाखिल किया जाए, या किसी मंदिर के इंतजामिया में किसी मुसलमान को दाखिल किया जाए। ये हमारी मांग नहीं है। इसी तरह हम ये भी मुनासिब नहीं समझते हैं कि जो हमारा मजहबी, शरई और दीनी मामला है उसमें किसी नॉन मुस्लिम को आप ला दें जो हमारी शरीयत से, हमारे मजहब से वाकिफ ना हो। सरकार तो ये भी आपने कह रही है वक्त कि के हम लोग पूरे मुस्लिमों को भी एक मिनट, पावर। मैडम पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात बहुत अहम यह है कि आपने ये कहा कि सारे इख्तियारात जो वक्फ ट्रिब्यूनल हमारे के हैं, संविधान वो में हम तो धर्मनिरपेक्षता वक्फ की बात कही जाती है निजामी जी। अब संविधान से मैडम, देश चलेगा मैडम, या शरिया से मैडम, देश चलेगा? मैडम आप तो बहुत काबिल एंकर हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्रस्ट का ये कानून है कि जब कोई मंदिर का ट्रस्ट बनाया जाए, या कोई भी मस्जिद का या मदरसे का या बोर्ड का या औकाफ का ट्रस्ट बनाया जाए, उसमें यह बात है कि उसी मजहब के लोग उसमें दाखिल होंगे। और जिस संविधान की आप बात कर रही हैं उसी संविधान के आर्टिकल 26 में ये हमें इख्तियार दिया गया है, और सिर्फ हमें इख्तियार नहीं दिया गया है, मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी मजहबी इदारों को, अपने मजहबी मकाम को मजहब के नुक्ते नजर से चलाएंगे। यह आर्टिकल हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इसलिए इसमें कोई असंवैधानिक बात नहीं है। अगर आप ये चाहती हैं कि मंदिर में जाकर घंटा मुसलमान बजाए और मस्जिद में जाकर नमाज हिंदू पढ़ाए तो ये असंवैधानिक बात होगी। यह संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी गैर मुस्लिम के इदारे में दाखिल होकर मुसलमान इमामत करे और किसी इस्लामी इदारे में जाकर गैर मुस्लिम इमामत करे। ये संविधान नहीं है। संविधान तो यह है कि अगर हमारे बुजुर्गों ने इस वक्त अच्छा, एक सवाल मेरा है जिसका जवाब आप दे दीजिए। सरकार का ये मानना है कि हम ट्रांसपेरेंसी इसमें लाने जा रहे हैं, अगर कुछ अप्रोच कर रही है सरकार तो इतने सवाल क्यों है? बस इस बात का जवाब दे दीजिए। अगर चाह रही है कि जिलाधिकारी को पावर मिल जाएगा, महिलाओं को कुछ इस मामले में इसमें शामिल किया जाएगा, तो क्या एतराज हो सकता है? मैडम, ये जितना आप आसान इसको बनाकर पेश करने की कोशिश कर रही हैं वो उतना आसान मसला नहीं है। महिलाओं का अगर रिप्रेजेंटेशन होगा तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन में हमें कोई एतराज नहीं है। और ऑल इंडिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में सरकार के कानून लाने से पहले 2 महिलाएं हमारी हैं जो इसमें रिप्रेजेंटेशन करती हैं महिलाओं का। इसलिए इसको दूसरी तरफ ले जाने की, बड़ी महिलाओं से अगर आपको हमदर्दी है तो 3 तलाक पर भी तो आप कानून लाए थे। 3 तलाक महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। आज वो 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को क्या आपने, कौन सा भत्ता आपने सरकार की तरफ से उनको जारी कर दिया, या कौन सा रिहेबिलिटेशन सेंटर उनके लिए जारी कर दिया, या कौन से उनको मकानात दे दिया आपने? तो ये पॉलिटिकल इशू को पॉलिटिकल इशू रहने दीजिए। दूसरी बात ये है कि आपने ये कहा कि साहब डीएम को अधिकार होंगे। 2013 का जो अमेंडमेंट है उसमें डीएम आयुक्त है वक्फ का, डीएम कमिश्नर है वक्फ का, और जिस वक्त ट्रिब्यूनल की बात की जाती है उस वक्त ट्रिब्यूनल का मतलब ये नहीं है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। वक्त ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया गया कि वक्त से मुतालिक जो एक्सपर्ट होंगे, और ये कोई संस्था उसको मुतय्यन नहीं करती है, ये सरकार तय करती है
ये सरकार का अमला तय करता है। ये मजिस्ट्रेट जो वक्फ ट्रिब्यूनल में तय होते हैं ये सरकार तय करती है, ये कोई उलमा या आलिम दीन या धर्मगुरु नहीं करते हैं। और दूसरी बात आप एक और समझ लीजिए, वक्फ ट्रिब्यूनल में जो वावैला मचाया जा रहा है इसका यह मतलब नहीं है कि वक्फ ट्रिब्यूनल में आने के बाद आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये तमाम चीजें सरकार को पता है, मगर सरकार सिर्फ ये चाहती है कि जो वक्फ की जायदाद हमारे बुजुर्गों ने मजहबी नुक्ता नजर से वक्फ की है, दान की है, उस पर कब्जा हो जाए और अपने चंद बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये मुसलमानों का मुखौटा लगाकर चंद सिक्कों पर बिके हुए मुसलमान आज उसकी हिमायत करते हैं। और जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था कि साहब मुसलमानों की तरफ से ये बात आई है, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के चंद मुसलमान होंगे जो चंद सिक्कों के लिए अपने मुसलमानों के दरमियान रहकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, वरना कोई बाज़मीर मुसलमान इस संशोधन बिल के हिमायत में नहीं है। सवाल बहुत सारे हैं, लोगों आप अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, सवाल बहुत सारे। अगर कोई व्यक्ति या संस्था वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर लेती है तो क्या उसको फिर उम्र कैद की सजा हो जाएगी? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपने ये कहा कि साहब आप तो ये वक्फ के प्रॉपर्टी के तहफ्फुज़ को फराहम करने के लिए ये बिल ला रहे हैं, तो जो जिन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया उनके लिए आपने इस पूरे 40 संशोधन में 44 संशोधन में क्या संशोधन बड़ी किया है? बड़ी बात आप कह रहे हैं। उसमें शोएब सिद्दीकी आप ही का मैं रुख करूंगी। शोएब सिद्दीकी जी, अब तमाम चीजें देखिए, अब आपने सुनी होंगी, कई बातें इसमें कही जा रही। सरकार का कहना है कि हम इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव किए जा रहे हैं जो सबके हित में, और हमारा देश धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। उनके तर्क आपको कैसे लगे? देखिए, ऐसा है कि इसमें वक्त में बराबर अमेंडमेंट होता रहा, लेकिन चूंकि मंजर आम पे जो अंदर की बात वो निकल नहीं पा रही, जिस तरह की किसी भी मुल्क की हुकूमत को इख्तियार नहीं है कि किसी मजहबी मामले में मुदाखलत करे। देखिए, वक्फ जब बनता है तो वक्फ ये होता है कि मुसलमान अपनी जायदाद जो वक्फ करता है और उसकी अपनी कुछ शर्तें होती, कुछ मंशा होती है कि उस जायदाद से जो पैसे आएंगे किसी तरह जिस तरह भी आएंगे वो किस्मत पे खर्च होंगे। लेकिन आप देखिए, जिस तरह वक्फ में जो मामले सामने मंजर आम पर आ रहे हैं, कई सालों से आ रहे हैं, वक्फ की ज़मीनों पे जो माफिया ग्रुप है पूरा छाया हुआ है। अगर आप जो ईमानदारी की देखिए बात है, और मैं एक बात कहता भी चलूँ, जिस तरह डिबेट पे लोग अक्सर जुमलों से इशारा दे देते हैं, तो मैं भी एक इशारा दे दूँ जुमलों से कि तुमने ज़मीर बेच के अच्छा नहीं किया, अब तुमसे हर मुकाम पे सौदा करेंगे लोग। तो वक्फ पे ज़मीनों पे जो लोगों ने कब्ज़े कर लिए, उसके बाद गवर्नमेंट के बात को लगा कि ये मामला दूसरे ट्रैक पर जा रहा है। अब चूँकि जो मौजूदा हुकूमतें होती हैं, जाहिर सी बात विपक्ष उस पर उंगलियां उठाता है। आप बताइए, इस शहर लखनऊ शहर में हजरतगंज जैसी जगहों पर वक्फ की ज़मीनों पे, ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में ऐसी ज़मीनें जी, आपको पता होगा, कब्जे हैं, उसको कैसे हटाया जाएगा? और उस पे माफिया। सर एक बड़ा बयान इस मामले में सामने आ रहा है, पहले वो सुनाते हैं जी। इतनी शक्तियां नहीं है कि वक्फ बोर्डों को, और हमारे देश के अंदर किसी भी संस्था को वक्फ बोर्ड से ज्यादा शक्तियां नहीं प्रदान की हैं हमारे किसी भी संविधान में हमारे। तो इसलिए ये जरूरत थी, पूरे देश की मांग थी कि यहाँ पर अमेंडमेंट आए वक्फ एक्ट में, क्योंकि जो लोग परेशान हैं। अब आप देखिए, एक सीधी सी बात है कि साउथ में तमिलनाडु में एक गांव है जो हिंदुओं का गांव है, वहां पर कोई मुसलमान नहीं रहता है, तमाम मंदिर हैं, वो वक्फ दर्ज कर दी गई, वक्फ बोर्ड में दर्ज कर दी गई। ऐसे ही, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यही लोग कुंडली मार कर बैठे हैं वक्फ की संपत्तियों पर या आम लोगों की संपत्तियों पर वक्फ के नाम पर। तो इसलिए परेशानी उनको है। हम तो वक्फ के उत्थान की भी बात कर रहे हैं और वक्फ के न्याय की भी बात कर रहे हैं कि जो संपत्तियां वक्फ में गलत तरीके से इंदराज की हैं, मनमाने तरीके से वक्फ बोर्डों ने अपने यहाँ इंदराज की हैं या रजिस्टर करी हैं और उनमें उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उनको न्याय मिले, क्योंकि वो किसी भी जगह पर जाके अपनी बात कह सकें, ताकि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाएं, शासन को अपना पत्र दें। वक्फ बोर्ड में तो सुनवाई में कोई फायदा उन्हें मिला नहीं कभी, और उसका नुकसान ही हुआ है। तो इसलिए ये एक्ट जो आ रहा है, अमेंडमेंट एक्ट, इसका आना बहुत जरूरी था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनहित के लिए जो भी फैसले किए, आदरणीय मोदी सरकार ने जनहित के लिए किए हैं, चाहे वो 370 हो और चाहे ट्रिपल तलाक हो, और सबका विरोध किया है विपक्ष के लोगों ने। और वक्फ का विरोध करने वाले तो वही वक्फ के भूमाफिया हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को। रजा को आप सुन रहे थे, उनका साफ कहना है कि वक्फ का जो विरोध कर रहे थे भूमाफिया हैं, और ऐसे कई लोग जो खुद ही कुंडली मारे बैठे हुए हैं, उन पर मोहसिन रजा बोल रहे थे। आपने सुना शोएब जी, आपकी बातों का जो स्टैंड था लगभग वैसे ही उनका भी वही कहना है। होता क्या है कि
मैं फ़ौरन सामने अटैक कर देता हूँ, पसे पर्दा नहीं आता हूँ क्या होता है। देखिए, मैं आपके चैनल से बहुत साफ गोई से कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप वफ़ की ज़मीनों पे कब्ज़ा देख लें तो आप देखिए मुस्लिम की तादाद ज़्यादा होगी। अब इसका ख़तावार कौन है? इसमें तो कोई किसी की भी नहीं, मैं बगैर नाम लिए, जैसे लोग कहते हैं आप किसी पक्ष में नहीं। आप देखिए जो ये एक्ट अमेंडमेंट हो रहा है, अभी अमेंडमेंट मंत्र आम पर आएगा, जब आएगा तो जाहिर से संशोधन जो होगा सामने आएगा, उसको देखा जाएगा। और जिस तरह की एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जैसे मुसलमान समुदाय को लगता है कि कुछ हुकूमत खासा बीजेपी को लोग टारगेट करते हैं, मैं भी कभी कर देता हूँ कि मुसलमान को टारगेट पर लिया जाता है, कोई भी मामला आता है। लेकिन आप ये देखिए कि आप मौका क्यों देते हैं, आप मौका क्यों देते हैं? आप देखिए जो शहर में जिस ज़मीनें हैं उस पर माफिया कब्जा करे हुए हैं और उसको एलडीए से वो नक्शा ही पास करा लेते हैं, उस पर जेईई भी सब मौजूद रहते हैं और पास करा के वो लोगों को बेच देते हैं। अब उसके बाद टूटती है, उसका जिम्मेदार कौन है? फिर लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री नीचे काम हो गया। तो देखिए ऐसा नहीं, हमें भी अपनी कमी तलाशना होगी। और मैं एक बात और कहता चलूँ, जिस तरह की मुझे भी दर्द है कि जिस तरह जो मुझे भी दर्द है एक मुस्लिम होने के नाते, लेकिन मैंने हमेशा इंसाफ की ही बात करी, चाहे वो अदालत हो जंग का मैदान। जिस तरह लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ने इशारा दिया है कि इसमें महिलाएं भी आएंगी, जैसे बात 2 सेकंड कह दूं, जी लेकिन एक बात 2 सेकंड में यही असल बात है कि जैसे प्रधानमंत्री ने इशारा दिया है कि इसमें अमेंडमेंट के बाद कुछ महिलाएं भी मुस्लिम रखी आएंगी। तो मेरा ये भी कहना है कि जाहिर सांसद भी कोई मुस्लिम हमें देखना चाहिए। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अब बारी उनकी है, उनको सब लोग बोलने दीजिएगा आप लोग। मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी क्या कहती है? अखिलेश यादव का भी आज बयान सामने आया, क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? मैं जब से आपके चैनल पे आया और एक सांसद ब्रजलाल उनका बयान सुना, उदाहरण दिया तमिलनाडु का, फिर आपने बाइट चला दी मोहसिन रजा की, उन्होंने बयान दिया तमिलनाडु का। तो ये उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा भूभाग, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, दुनिया का 6ठा देश जी, वहाँ कोई उदाहरण नहीं मिला क्या? तमिलनाडु का है कूद पड़े लंका के अंदर के बगल वाले स्टेट में। यही बताते ना कि लखनऊ में अमुक व्यक्ति ने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर लिया है। उसका क्या नाम था? जितेंद्र राय बन गया था, नहीं जितेंद्र त्यागी बन गया था। कोई था एक बहुत वक्फ पे चक्कर में फंसने वाला, वो जितेंद्र त्यागी बन गया था, मुसलमान से हिंदू बन गया था। लखनऊ में तो बहुत सारी नहीं तो नाम लेना चाहिए था ना, क्योंकि वो तो पर किसी और दिन चर्चा नहीं चर्चा तो होगी, आज ही होगी, अभी होगी। मैं तो इसीलिए आया हूं। खबर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक हाँ उसका जिक्र कर रहे हैं, हम लोग दिखा चुके हैं उस खबर को। मैं ये चाहता हूं और बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाहता हूं, हिंदू सरकार से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मन में अभी एक भाई बोला, फिर 2 भाई बोले, फिर 3, कई भाई बोले। मैं हिंदू हूं, सरकार हिंदुओं की है, हिंदुओं में भी बड़े डिस्क्रिमिनेशन आ गए हैं। और बता रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता और योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी, सुन लीजिएगा दिल्ली तक, लखनऊ में एलडीए और आवास विकास 2 संस्थाएं हैं जो तमाम सारे पार्क का रख रखाव और सारी चीज़ें करती हैं। ये सारी ज़मीन जो है ये ज़मीन सरकारी है और सारे लोगों की है। इन पार्कों पे भी कब्जा कर लिया है कुछ लोगों ने और वहाँ अवैध निर्माण कर लिया है। कब इसके लिए नियम बनाओगे और अगर नियम बना है तो इस पर कब कार्रवाई करोगे, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और अगर ये नहीं करते हैं तो जो इनका पारा जो शिखर पे पहुंच गया था ना हिंदू मुसलमान के नाम पे, वो पारा समाजवादियों ने लुढ़का दिया है। 1 मिनट, लेकिन विरोध करना क्या जरूरी था इसमें भी? नहीं तो आरती उतारे भाजपाइयों की, आप अगर कहिए तो हम लाए फूल माला, आरती उतार के ऐसे ऐसे छिड़के, चावल आवाल अच्छत डाल के कहें वाह क्या काम किया। मेरा दर्द मैंने कहा, आपने मेरी आवाज में आवाज नहीं बनी कि लखनऊ के पार्कों में कौन कब्जा किया है, कितनी मस्जिदें बन गई हैं पार्कों में, दिखाओ, पता कराओ, यह क्या बना है। मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे तो शर्म आती है कि मैं इस तरह की बात भी करूं, लेकिन कितनी मस्जिदें बन गई लखनऊ के पार्कों में। कब चलवाओगे बुलडोजर? जांच करा के बताओ ना आवास विकास एलडीए वालों, तब पता चलेगा कि तुम्हारा आईना क्या है, तुम दिखाना क्या चाहते हो प्रदेश और देश को। तुम्हारा जो पारा लुढ़क के 0 पे आ गया हिंदू मुसलमान का, अब उस तरह की बात करते हो कि ये पारा चढ़ जाए। बाहुबली मोदी जी चढ़ा नहीं पाएंगे। और ये कुछ मुस्लिम्स हैं जो तनखैया मुस्लिम्स हैं, ये तनखैया मुसलमान इस देश में उस सत्ता की आवाज में आवाज बन रहे हैं जो इस देश को बर्बादी की तरफ ले जाता है। इन तनखैया मुसलमानों से मुझे हमेशा शिकायत रहेगी कि आपने ईमान नहीं देखा,
आपने संविधान नहीं देखा, आपने कोई ऐसी बात नहीं देखी कि अत्याचार क्या है। वह खड़े हो गए चंद तनख्वाह के चक्कर में उस सरकार की आवाज बनने के लिए। मोहसिन रजा बता रहे हैं, सुन रहे होंगे मोहसिन रजा, सुन लीजिए ध्यान से। तमिलनाडु का नहीं, अपने मोहल्ले का उदाहरण देते, तब मनोज यादव और समाजवादी पार्टी को लगता कि नहीं आपने बात सही कही है, यह दिक्कत है। क्यों नहीं लिया मोहसिन रजा ने नाम? रिश्तेदार लगते हैं क्या? जिन्होंने कब्जा कर रखा है वो रिश्तेदार हैं, उनका नाम लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो दोहरा चरित्र है भाजपा का, इस चरित्र से अलग हटना पड़ेगा। इतना दोहरा चरित्र क्यों? मनोज यादव जी के बड़े आरोप हैं कि इतना दोहरा चरित्र क्यों? अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि आप लोग मुस्लिम और हिंदू भाइयों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार एक ही जगह पर आप लोग निशाना साधते हैं, ऐसा क्यों भाई बार बार? समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक नारा था, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। तो अपनी सरकार में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा अवैध कब्जे किए, अपनी सरकार में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा दलितों पर उत्पीड़न किए, अपनी सरकार में जिन लोगों ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की घोषणाएं की, अपनी सरकार में जिन लोगों ने संवेदनहीनता की पराकाष्ठा की, उनसे ज्ञान कोई लेना नहीं चाहेगा। और इसीलिए वो अनेक दिनों से जनता के आक्रोश के शिकार है। और संयुक्त राष्ट्र संघ वालों से ले लो ज्ञान, हम विपक्ष में हैं। अनर्गल प्रलाप मत करो भाजपाइयों, अनर्गल प्रलाप मत करो। आतंकवादियों के खिलाफ कौन? जो कंधार गए थे लेके, कंधार तक गए थे वही वाले ना जिनको छोड़ने गए थे। शर्माती है बेशर्म कहीं के, पूरी बेशर्मी के सर्टिफिकेट में आते हो, बेशर्मी के साथ डिबेट करोगे। कंधार तक गए थे आतंकवादियों को छोड़ने, अजहर महमूद को छोड़ने गए थे, पैसा लेके गए थे छोड़ने। फिरंगी महली का क्या कहना है वो भी जरा सुनाते हैं अपने दर्शकों को। ठीक समझते हैं कि बुनियादी तौर पर नाकाबिल कबूल है, क्योंकि सबको अपने जहनों में बात रखनी चाहिए कि वक्फ एक पूरी तरीके से इस्लामी मामला है, जो कि अपने इस्लामी कवानीन के ज़रिए से उसके मैनेजमेंट को करने का हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल हक़ और इख्तियार हासिल है। वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में वक्फ किया है, जिसमें कि अराउंड 80% मस्जिदें हैं और कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं। और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 ने हर शहरी को यह हक़ दिया है कि अपने कस्टम, अपने ट्रेडिशन और अपने पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंगली अपने मजहबी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो लिहाजा जो भी वक्फ एक्ट 1995 बना, उसके बाद उसमें जो अमेंडमेंट 2013 हुए, वो मोर देन इनफ हैं फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। अब उसके बाद किसी नए कानून की हम लोग समझते हैं कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है कि इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं, हम तो खाली उसकी बेहतरी की संशोधन कर रहे हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि एक्ट का दुरुपयोग भी होता है। फिरंगी महली को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार ये नया बिल पेश करने जा रही है, इस नए कानून की, इस नए बिल की कोई जरूरत नहीं है। 1995 का जिक्र किया और उन्होंने पुराने प्रावधानों को बिल्कुल ठीक बताया। एक बार मनोज जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ये जो अयोध्या में सेना की 13,000 एकड़ आरक्षित भूमि अडानी, बाबा रामदेव और रविशंकर के नाम हो गई है, ये क्यों दिया गया है? ये बिल्कुल झूठ तो ये अखबार वाले को जेल भेजा, ये किसी से अखबार वाले को जेल भेजा, ये किसी से नहीं भेजा। इन लोगों ने, तो योगी आदित्यनाथ जुमला बजा रहे हैं क्या? अखबार में खबर छपी है, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, टीवी पे झूठ बोलोगे। ये अखबार को जेल कब भेजोगे अगर ये झूठी खबर है तो? शर्म नहीं आती आपको? हाँ, ये सेना की जमीन दे दिया। ये कौन अडानी का लड़का लड़ने गया था क्या? शहीद हुआ है क्या देश के नाम? बोलो ना। रेंज करती बाबा रामदेव का लड़का गए लड़ने, उनके परिवार के गए लड़ने, सेना में बलिदान दिए हैं, जो इनको जमीन दे दी। पूंजीपतियों के गुलाम सरकार पूंजीपतियों के नौकरी कर रही है, और आज बात करती है यहाँ पे बैठ के वोट की जमीन पे कानून बनाएगी। मैंने सिर्फ पार्क का उदाहरण दिया है, अभी जमीनों का नाम नहीं लिया है। नाम लेंगे ना तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगेगी उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छे से मालूम है। और उनको जो वो रखे नहीं लखनऊ के नवाब जी को साथ में, जिनको एमएलसी बनाया था, उनकी भी जमीनें बहुत हैं, बहुत कब्जे हैं।
कब हटाओगे? रेप हुआ है भदरसा के अंदर हटाओगे? और पूरी ये राजा महाराजाओं के यहाँ भी बहुत कब्जा है। हजारों बीघे वो गोंडा का सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, जिसने पूरे गोंडा की जमीन अपने नाम कर रखी है, कब उन पर कार्रवाई करोगे? तुम्हारा ही सांसद है, बात रखिए, जंग का अखाड़ा नहीं, तुम्हारा ही सांसद है कीर्तिवर्धन सिंह। बेहतर तरीके से पूरे रखिए, गोंडा जंग का अखाड़ा नहीं। देखिए ऐसे इतनी तेज तेज चिल्लाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मनोज कब्जा हटाया जाएगा। रेपिस्टों के समर्थक कौन रेपिस्ट? बातें रखिए आराम कौन से। रेपिस्ट? पार्टी के अमित शाह? रेपिस्टों के मुद्दा समर्थक मत। है। नरेंद्र मोदी? रेपिस्टों आप लोग बीजेपी के विषयांतर नेता? मत कीजिए अब इस मुद्दे को। मुख्यमंत्री जो मुद्दा सबका उस नाम पर बात लेने करिए। लगेंगे अगर रेपिस्ट विषयांतर मत चिल्लाओगे। कीजिए। ठीक है शोएब जी, आ रही हूं आपके पास में। शोएब जी, अब देखिए जिक्र लगातार हो रहा है, फिरंगी महली की बात भी आपने सुनी, और सवाल यह है कि मुस्लिम समाज के लोगों का ही, अब देखा गया है कि कई जमीनें ऐसी हैं मुस्लिम समाज के लोगों का ही वक्फ पर कब्जा है, उनके बारे में क्या कहना है? आप सवाल अगर पूछना चाहते हैं निजामी जी से तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि जो आने वाले कल के मसाइल हैं, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। अभी आपने ख्वाहिश फिरंगी महली साहब की जिक्र किया था, वो हमारे सरपरस्त हैं, हमारे गार्जियन हैं, मैं उन पर बैत रखता हूँ, ये बात कह के अपनी बात रखूँगा। मेरी गुजारिश ये है, अभी मैं यादव जी के बात से बहुत सहमत हूँ कि उन्होंने जैसे कहा कि पार्कों पे कब्जे हो रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि इसको एक नज़र देखा जाए। जिस तरह टीचर होता है, अगर वो हर बच्चे एक नज़र देखेगा तो बेहतर है। अगर उसने किसी बच्चे को ज़्यादा प्यार किया तो खता उसकी है। तो वक्फ की जो ज़मीनें हैं, अगर आप देखिए, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, निजामी साहब और बड़े भाई से पूछना चाह रहा हूँ कि इस पर जो कब्जे हैं, क्या किसी मुसलमान बड़े नेताओं के या आलिमों के भी हैं? जिस तरह के मंजर आम पर बातें आती हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि देखिए फलां हजरत ने वहाँ पे ज़मीन पर कब्जा है, या फला वो विधायक जी का कब्जा है, और जब इंतखाब करिए तो मुसलमान निकलता है। लेकिन मैं एक सवाल नहीं, मतलब एक दिल में बात आई, सामने आ रही है, तो मेरी गुजारिश है आपसे निजामी साहब, चूंकि इसको भी देखना पड़ेगा, चूंकि हम मौका ही सामने वाले देते हैं कि वो पॉइंट पकड़ लेता है। निजामी जी जो लगातार इस पर अपना एतराज व्यक्त कर रहे थे, देखिए जानकारी आ रही है इनपुट से कि घंटाघर, लखनऊ के घंटाघर का अगर जिक्र करें, वहां पर एक इलाका, एक वहां की एक मस्जिद है बुक्कल नवाब को तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने वहां पर उस जमीन पर कब्जा कर लिया, पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी है, मोती मस्जिद वक्त। देखिए मैडम, उस पर कुछ आपने एतराज व्यक्त किया कभी? जवाब भी खुद सवाल कर रही हैं और उसका जवाब भी आप ही के पास है कि बुक्कल नवाब कहाँ है और किस पार्टी के हैं और कौन सी पार्टी उनका महिमा मंडन कर रही है। पार्टी में क्यों बांट रहे हैं? दूसरा नाम जो क्यों नहीं बांटेंगे, आप सरकारी संरक्षण के साथ अगर कब्जा कराएं और जिन लोगों के पास सरकारी संरक्षण हासिल है उनकी आप हिमायत करें, उनका आप महिमा मंडन करें, उनको पद से नवाजें, और फिर मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए ये कहें कि साहब हमने वक्फ बोर्ड ने उनके खिलाफ शिकायत की है, शिया वक्फ बोर्ड ने उनके खिलाफ शिकायत की है, सरकार ने उनके लिए आमला नहीं दिया, आज भी जाइए एप्लीकेशन उनके खिलाफ पड़ी हुई है। इसी के साथ एक साहब का भी, मनोज भाई ने एक नाम जिक्र किया, उनको तो पूरा संग आ जाता है उनकी हिमायत में। वो शख्स जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड के बेचने का आरोप लगा है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगा है, उसकी हिमायत में पूरा संग आता है और उसकी हिमायत करता है, और फिर आप कहते हैं कि हम एक कानून लाएंगे जिससे मुसलमानों की प्रॉपर्टी को तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा। तो ये जो दोहरा मापदंड है, डबल स्टैंडर्ड है, ये मुसलमानों के ताल्लुक से ही क्यों होता है और लोगों के ताल्लुक से क्यों नहीं होता है? आपने एक इसमें संशोधन लाया कि जो सरकारी प्रॉपर्टी, जो वक्फ की प्रॉपर्टी पर सरकारी इमारतें बनी है, वो सरकारी इमारतों पर जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। तो ये समझ में ये नहीं आता है कि साहब सारा निशाना, सारा जो बुखार है वो मुसलमानों ही के ताल्लुक से क्यों है? क्या वक्फ की प्रॉपर्टी पर सिर्फ मुसलमानों ने कब्जा, अगर मुसलमानों ने कब्जा किया है तो वक्फ एक्ट मौजूद है, उसमें प्रावधान है कि उस पर कार्रवाई की जा सकती है। वक्फ आयुक्त डीएम होता है, डीएम कार्रवाई कर सकता है, मगर अगर आपकी नियत साफ हो, असल मकसद ये हो कि वक्फ के कब्जे छुड़ाने हैं, तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। मगर यहां तो मतलब यह है कि जो वक्फ जमीन हो चुकी है उसको किस तरह से वक्फ से बाहर निकाला जाए, इसीलिए उसमें संशोधन किया है, न ये कि वक्फ में इजाफा करने के लिए। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने कहा, उन्हीं का रिएक्शन अब इस पर लेंगे, अवधेश पांडे जी। 2001 मिनट, एक आखिरी बात मैं कह दूं। अभी उन्होंने कहा कि साहब इतनी जमीन थी 2019 या 21 में, अब इतनी जमीन कैसे हो गई?
भाई मुसलमानों के दरमियान ये शरई मसला है कि मुसलमान अपनी जमीन को अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह की राह में देता है। और ये नहीं है कि जो हमारे बुजुर्गों ने कर दिया उसके बाद से लोग वक्फ नहीं कर रहे हैं जमीनें, मुसलसल वक्फ जमीनें हो रही हैं। और जब वक्फ होती हैं वो मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए होती हैं। लिहाजा ये ना समझिए कि उसमें इजाफा नहीं होगा, इसमें इजाफा होता रहेगा। और इसी इजाफे को रोकने के लिए सरकार संशोधन कर रही है कि आप कोई शख्स अपनी जमीन को अवधेश पांडे जी इन्होंने लंबा चौड़ा पूरा ब्यौरा दिया, क्या कहेंगे? देखिए, जो वक्फ की जमीनें हैं वो मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए हैं। वहाँ अस्पताल बने, वहाँ कॉलेज बने, वहाँ कोई ऐसी चीज बने जिससे उस समाज की बेहतरी हो। अयोध्या के अंदर गुलाब बाड़ी है और गुलाब बाड़ी के आसपास उस पर कुछ कह रहे हैं, ठीक है, कहिए जल्दी से। अरे सुन लीजिए, अयोध्या मैं एक बात अवधेश जी मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये इसलिए नहीं होता है कि आप उस पर अस्पताल बनाएं। आप वाकिफ की मंशा देखी जाती है कि वक्फ करने वाले की मंशा क्या है। ठीक है, आप लोगों के पास में आऊंगी। इस वक्त योगी आदित्यनाथ मौजूद है और क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उदाहरण बता दूं, अयोध्या के गुलाब बाड़ी के आसपास वक्फ की जमीनें हैं और लगातार उस पर कब्जे हो रहे हैं और मुस्लिम समाज के लोग ही लगातार उस पर आपत्ति उठा रहे हैं। तो ये जो एक चीज और भी तय करनी पड़ेगी कि देश संविधान से चलेगा कि देश शरिया से चलेगा। आपने कब्जे क्यों नहीं छुड़वाए? देश संविधान से चलेगा कि देश शरिया से चलेगा? ठीक है, मोदी जी तो रख के आए गिरवी। संविधान चिल्लाते हो, संविधान में तो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, किसानों, मजदूरों की आवाज बुलंद की गई है। आपने क्या किया? उनकी आवाज को दबा दिया, पिछड़ा प्रधानमंत्री दिया, पिछड़ों का अधिकार खा लिया। गजब का आपका है लॉजिक भाई, आप मजबूत कर रहे हो, संविधान से देश चला रहे हो। अरे संविधान को दीमक की तरह खा गए और ये तो कहो देश की जनता ने थोड़ा सा बचा लिया, नहीं अब तक तो आपका काम तमाम हो जाता। और वैसे सुनो, अरे भैया आंध्र प्रदेश वाले नाराज हो जाएंगे, ज्यादा कानून मत बनाना, नहीं नाराजगी हो जाएगी आंध्र प्रदेश वालों की। वापस लौटेंगे इस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं।